हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जब मैंने कल वीडियो अपलोड किया था तो बहुत सारे लोग कमेंट में ये कह रहे थे कि सर ये वीडियो में जो क्वेश्चंस है वो विजिबल नहीं हो रहे हैं। तो वहाँ पे कुछ टेक्निकल ग्लिच थे जिसकी वजह से विजिबिलिटी में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैं क्या करूँगा ना, जो मैंने कल सारे क्वेश्चंस करवाए थे उन सारे क्वेश्चंस को मैं फिर से आज करवाता हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर से सारे क्वेश्चंस को फिर से रिपीट करते हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब तक आप चीज़ें आपको दिखाई नहीं दे रही हैं, सुनाई नहीं दे रही हैं, जब तक आप चीज़ों को अच्छे से समझोगे नहीं, तब तक क्लास लेने का कोई मतलब है नहीं। इसलिए आप लोगों के लिए मैं क्लास फिर से दोबारा ले रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये कह रहा है, दे रखा है कि a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7। तो हमें a प्लस बी प्लस c/c की वैल्यू हमें पता करनी है। ठीक है, ये देखिए ध्यान से क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए पहले, फिर हम सोल्यूशन पे चलते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नीचे क्वेश्चन की तरफ। तो क्या है, इसमें क्या दे रखा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें दे रखा है a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7। ये हमें यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, और हमसे ये पूछ रहा है a प्लस बी बाई प्लस c/c की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो इन सारे ऐसे तरीके के क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करते हैं ना, कि अगर रेशियो वाले क्वेश्चन दे रखे हैं और बीच में इक्वलिटी का साइन है, तो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, जितने भी इक्वलिटी हैं इनको हम एक कांस्टेंट के इक्वल मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ए बी और सी को क्या करते हैं, सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, a/3 को इक्वल कर देंगे के a/3 इक्वल टू के, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा a इक्वल टू 3k। ठीक है, b/4 को के इक्वल कर देंगे, b/4 इक्वल टू के, तो यहाँ से b इक्वल टू 4k आ जाएगा। अब बच गया c/7, इसको भी c/7 को के इक्वल कर देंगे, तो यहाँ से c इक्वल टू आ जाएगा 7k। अब हमारे पास a आ गया, बी आ गया और सी आ गया, सारी वैल्यू हमारे पास आ गई। और क्वेश्चन में पूछ रखा है a प्लस बी प्लस c/c की वैल्यू। तो जस्ट कुछ नहीं करना है, a b और c की वैल्यू को इस क्वेश्चन में जो पूछ रहा है उसमें पुट कर देंगे। तो a प्लस बी प्लस c/c क्या होगा, a की वैल्यू 3k, b की वैल्यू 4k, c की वैल्यू 7k बटे 7k। ऊपर वाले को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आएंगी 14k/7k। यहाँ से k से k कैंसिल हो जाएगा और 14 जो 7 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या है, a प्लस बी प्लस c/c। क्या क्वेश्चन में आंसर ऑप्शन में 2 दे रखा है, तो जी हाँ 2 दे रखा है यहाँ से। ठीक है, ये हुआ हमारा पहला तरीका। बट होता क्या है ना, कि एग्ज़ाम में आप इतने डिटेल तरीके से सॉल्व करने तो जाएंगे नहीं, क्योंकि काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। हर चीज़ का एक शॉर्ट ट्रिक होना चाहिए। तो ऐसे क्या कर, इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करते हैं कि अगर दे रखा है a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7, तो के ना मान करके डायरेक्टली हम क्या करते हैं कि a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 4 और c इक्वल टू 7 कर लेते हैं। ठीक है, और डायरेक्ट हम इसमें जो पूछ रखा है इसमें इसको हम पुट कर देंगे। तो यहाँ से 3 प्लस 4 प्लस 7/7 और ये हो जाएगा 14/7 जो कि 2 आएगा। ठीक है, तो दोनों तरीका दिमाग में रखते हैं। ये पहला वाला जो तरीका है ये पूरा फुल सोल्यूशन है, पूरा मतलब अच्छे से जिसको बोलते हैं वो सोल्यूशन है। दूसरा क्या है, हमारा एक शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक हमेशा याद रखना चाहिए, सो दैट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बहुत फास्ट तरीके से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि नेक्स्ट है। इसमें पूछ रहा है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए पहले। पंचभुज के अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए। पंचभुज के अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए। फाइंड द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पेंटागन। ठीक है, तो इसका एक फार्मूला मैं आपको बताऊंगा। फार्मूला ये होता है कि अगर आपसे पूछे किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों का योग पूछे, आपके अंतःकोणों का योग, बहुभुज को इंग्लिश में हम पॉलीगन बोलते हैं, पॉलीगन। ठीक है, तो बहुभुज के अंतःकोणों का अगर योग पूछता है तो ये क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, n-2 इंटू 180 डिग्री। यहाँ पे पंचभुज दे रखा है क्वेश्चन में, आप देखोगे तो क्वेश्चन में पंचभुज दे रखा है। पंचभुज का ये मतलब होता है कि इसमें 5 भुजाएं हैं। जैसे होता है ना, जैसे एक त्रिभुज होता है जिसमें 3 भुजाएं हैं, एक चतुर्भुज होता है जिसमें 4 भुजाएं, ऐसे ही हमारा क्या होता है, एक पंचभुज होता है। ऐसे इसका शेप होता है, तो इसमें 5 भुजाएं होती हैं। ठीक है, इसको हम पंचभुज बोलते हैं। तो पंचभुज में n की वैल्यू क्या है, 5 है। ठीक है, तो सिंपली कुछ नहीं करना, हमें पता है कि ये पंचभुज है और हमें फार्मूला पता है कि n-2 इंटू 180 डिग्री होता है बहुभुज के अंतःकोणों का योग। तो पंचभुज के अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा, n की वैल्यू यहाँ पे 5 है, तो 5 - 2 इंटू 180।
ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा 3 इंटू 180 डिग्री, ये हो जाएगा 540 डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या दे रखा है। ऑप्शन में आपका 540 डिग्री दे रखा है, तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर 540 डिग्री, ठीक है। अभी आप लोगों को शायद समझ में नहीं आ रहा होगा ज़्यादातर लोगों को, क्योंकि इसमें क्या है ना, डिफरेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच लगेंगे, ठीक है। जब हम सीरियल मैनर में ना टॉपिक वाइज चीज़ों को करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं सो दैट आपको आइडिया लग सके कि किस टाइप के क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, सो दैट आप अपना जब आप जब सिक्वेंशियल मैनर में प्रिपरेशन करें तो आपको पता हो कि किस क्वेश्चन पर हमें कितना टाइम इन्वेस्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज की रचना करने के लिए संभव भुजाएं हैं। टू कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल द पॉसिबल साइड्स आर। तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा कि हम एक ट्रायंगल बनाते हैं जिसकी भुजाएं ए, बी और सी है। तो एक बेसिक चीज़ ट्रायंगल के बारे में हमें याद होना चाहिए कि ट्रायंगल का निर्माण करने के लिए ये ज़रूरी होना चाहिए कि किन्हीं दो भुजाओं का जो सम होता है ना, वो तीसरी भुजा से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए हमेशा। तभी ये ट्रायंगल पॉसिबल होता है, तभी ट्रायंगल बन पाएगा, वरना ट्रायंगल नहीं बना पाओगे आप। तो यहाँ पे अगर ट्रायंगल की जो साइड्स हैं ए, बी और सी हैं, तो यहाँ पर ए प्लस बी की जो वैल्यू होनी चाहिए वो सी से बड़ी होनी चाहिए, और बी प्लस सी की जो वैल्यू होनी चाहिए वो ए से बड़ी होनी चाहिए, और सी प्लस ए की जो वैल्यू होनी चाहिए वो बी से बड़ी होनी चाहिए। मतलब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर एक लाइन में मैं बोलूँ तो किन्हीं दो भुजाओं का जो सम है ना, वो तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी होनी चाहिए। ये चीज़ आप दिमाग में बैठा लो, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि अभी आपको तीनों कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, एक एक साइड्स उठाओ और सारे कॉम्बिनेशन चेक करो। बट एग्ज़ाम में आपको ऐसे नहीं करना है। मैं इसका आपको एक ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक ये है, इसको इरेज करता हूँ मैं। ट्रिक ये है कि आप क्या करो ना कि सबसे बड़ी भुजा ले लो, ठीक है। मैं ऑप्शन के साथ ही चलता हूँ, ठीक है, ऑप्शन के साथ चलता हूँ। पहला ऑप्शन में क्या दे रखा है, पहले ऑप्शन में ये दे रखा है कि 6, 3 एंड 3 दे रखा है, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या है, 6 है, उसको देखो। और बाकी जो दो भुजा हैं वो 3 प्लस 3 हो गई, ठीक है, ये 6 हो गई। तो ट्रिक ये है कि सबसे बड़ी जो भुजा होनी चाहिए ना, सबसे बड़ी जो भुजा होनी चाहिए वो बाकी जो दो छोटी भुजाएं हैं उनके सम से छोटी होनी चाहिए। अगर ऐसा है तभी हम ट्रायंगल बना सकते हैं, वरना ट्रायंगल नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो पहले केस में आप अगर देखोगे तो सबसे बड़ी भुजा 6 है, सबसे बड़ी भुजा 6 है, और बाकी जो दो भुजाएं हैं वो 3 और 3 दे रखा है, तो इनका जो सम करोगे 6 आएगा। क्या 6 से छोटा है, नहीं है, ये इक्वल है, तो यहाँ पे ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं। दूसरा ऑप्शन में क्या है, सबसे बड़ी भुजा क्या दे रखा है, 6.3 सेंटीमीटर है। सबसे बड़ी जो भुजा है वो 6.3 सेंटीमीटर है। बाकी दूसरी जो दो भुजाएं हैं वो क्या है, 5.9 और 4.6। इनको सम करते हैं, इनका सम 5.9 प्लस 6.4। इसको जब आप ऐड करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा। सॉरी, यहाँ पे 6.4 नहीं है, यहाँ पे 4.6 है। यहाँ पे 5.9 प्लस 4.6, इनको जब आप ऐड करोगे तो क्या आएगा, 10.5। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे कि जो दो छोटी भुजाएं हैं इनका जो सम है ना, ये बड़ा है 6.3 से। मतलब जो सबसे बड़ी भुजा है 6.3 वो छोटी है बाकी दो भुजाओं के सम से। तो यहाँ पे क्लियरली देख रहे हो कि हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ट्रायंगल बनेगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा सेकेंड हो जाएगा, 6.3, 5.9 एंड 4.6, ठीक है। क्लियर। अगर आपको समझ नहीं आता आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, या टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ पे अपने डाउट पूछ सकते हैं और आपके डाउट का रिजोल्यूशन किया जाएगा, ठीक है। चलिए, और साथ ही में वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। लाइक और शेयर करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पूछ रहा है 14/33, 42/55 एंड 21/22 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। महत्तम समापवर्तक क्या बोलते हैं, इसको HCF बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसको बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है क्वेश्चन। चलिए बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा HCF और LCM।
ठीक है, बेसिक चीज़ें बहुत लोगों को पता होंगी, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए बता देता हूँ। लेट्स से एग्जांपल के साथ करते हैं, सी एफ कैसे निकालते हैं। लेट्स से दो नंबर 2 और 4, ये इंटीजर्स के लिए मैं बता रहा हूँ। 2 और 4 का सी एफ आपको निकालना है। कैसे निकालोगे, 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 × 2, और 4 को लिख सकते हैं 2 × 2। तो जो भी नंबर्स होते हैं इनमें जो कॉमन होता है ना, वो आपका एस सी एफ हो जाता है। तो इस केस में जो एस सी एफ होगा वो आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही एलसीएम अगर निकालना होगा 2 और 4 का, तो 2 को कैसे लिखेंगे 1 × 2, और 4 को क्या लिखेंगे 2 × 2। एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन होता है उनको एक बार लिखते हैं, और जो कॉमन नहीं होते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पर 2 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, और एस सी एफ 2 हो जाएगा। ये तो सिंपल हुआ आपका। अगर इंटीजर्स दे रखे हो, अगर कोई नंबर्स केवल दे रखा है, उसका एस सी एफ और एलसीएम निकालने का तरीका। ठीक है, अब हम चलते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई रेशनल नंबर दे रखा है, रेशनल नंबर या जिनको हम हिंदी में भिन्न बोलते हैं, ठीक है, उसका अगर आपको एस सी एफ निकालना हो तो कैसे निकालें। जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है, ये क्या इंटीजर नहीं है, ये सारे के सारे क्या हैं, रेशनल नंबर हैं। ठीक है, परिमेय संख्या बोल सकते हो या फ्रैक्शंस बोल सकते हो। ठीक है, तो इनका कैसे निकालेंगे, इनका निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है कि एस सी एफ अगर निकालना है, एस सी एफ ऑफ फ्रैक्शन, ये क्या होगा, ये आपका होगा सी एफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, मतलब जो भी अंश है, जैसे लेट्स से हमारे पास 2/3 और 4/5 का हमें सी एफ निकालना है, तो आप क्या करोगे, ये जो न्यूमरेटर है ना 2/4, इनको न्यूमरेटर, इनको अंश बोलते हैं, इसका आप क्या करोगे एस सी एफ निकालोगे। ठीक है, और जो डिनोमिनेटर है ना 3 और 5, इनका क्या निकालोगे आप एलसीएम निकालोगे। ठीक है, तो जो वैल्यू आएगी ना वो आपका क्या हो जाएगा एस सी एफ हो जाएगा, जो भी आपका भिन्न में नंबर दे रखा है। ठीक है, उसका एस सी एफ हो जाएगा। तो अब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हमारे क्वेश्चन में किसका निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियर होगा, क्वेश्चन में किसका पूछ रखा है। क्वेश्चन में ये दे रखा है 14/33, 42/55 और 21/22। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले एस सी एफ निकालेंगे। एस सी एफ निकालेंगे किसका, एस सी एफ निकालेंगे 14, 42 एंड 21 का। ठीक है, 14, 42 एंड 21 का क्या होगा इसका एस सी एफ। 14 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 × 7, 42 को हम कैसे लिख सकते हैं 6 × 7, और 21 को कैसे लिख सकते हैं 3 × 7। ठीक है, अब देखोगे सब में कॉमन क्या है 7, तो इसका एच सी एफ हो जाएगा 7। अगर सेम का अगर हम एल सी एम निकालने चलें, एल सी एम जितने भी डिनोमिनेटर हैं उनका एल सी एम निकालने चलें, डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है 33, 55 एंड 22। 33, 55 एंड 22, इनका अगर आप एल सी एम निकालोगे कैसे निकालोगे, 33 को क्या लिखोगे 3 × 11, 55 को क्या लिखोगे 5 × 11, और 22 को क्या लिखोगे 2 × 11। एलसीएम क्या होगा, जो कॉमन होगा उसको एक बार लिखोगे और बाकी सबको मल्टीप्लाई कर दोगे, जो बच गए यहाँ पे 3, 5, 2 बच गए, इनको मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये क्या आ जाएंगे, इनका आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 11 × 3 × 10, ये आपका आ जाएगा 330। ठीक है, तो आपके पास एलसीएम आ गया डिनोमिनेटर का, और आपके पास एचसीएफ आ गया न्यूमरेटर का। ठीक है, तो सिंपल आप इस फार्मूले में रख दोगे कि एच सी एफ ऑफ फ्रैक्शन कितना होगा, एच सी एफ ऑफ न्यूमरेटर और एल सी एम ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो यहाँ पे एच सी एफ जो है क्या आया था 7, और जो एल सी एम आया था वो 330 आया था। तो ये आपका हो जाएगा 7/330। ऑप्शन पे चलते हैं, देखते हैं कहाँ पे है। पहला ऑप्शन है हमारा 7/330। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आता है वापस से 1-2 बार वीडियो को देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसमें कोई भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिंपल से एक फार्मूला है, आपको फार्मूला याद होना चाहिए ऐसे तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इस पर चलते हैं। इस पर एग्जामिनर ने थोड़ा ट्रिक लगाया हुआ है, तो इसको अच्छे से समझेंगे क्या है। इसमें ये दे रखा है कि 7 + 2√10 का वर्गमूल पूछ रहा है, मतलब स्क्वायर रूट पूछ रहा है इसको। ठीक है, 7 + 2√10 का। ठीक है, इसको कैसे करेंगे। ठीक है, इसके लिए देखिए 7 प्लस, इसको थोड़ा छोटा करते हैं,
7 प्लस 2√10 दे रखा है, 7 प्लस 2√10 दे रखा है, इसका वर्गमूल पूछ रहा है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं ना, जो जिसमें स्क्वायर रूट वगैरह दे रखा होता है और सम इंटीजर्स होते हैं, ये क्वेश्चन इस तरीके से डिज़ाइन किए गए होते हैं। तो अगर इनको ध्यान से देखोगे ना, तो ये कहीं ना कहीं a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहे होते हैं। ठीक है, ये बनेगा ही बनेगा। अगर ये नहीं बनेगा तो ये क्वेश्चन ऐसा पूछेगा नहीं, क्यों? वरना अगर नहीं बनेगा तो काफ़ी टफ हो जाएगा उसको सॉल्व करना। ठीक है, बट ये कैसे बनेगा ये आपको सोचना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप सभी लोग को पता होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये बेसिक्स है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होगा वो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, प्लस वाले में प्लस 2ab आता है और माइनस वाले में माइनस 2ab आता है। ये हमारा बेसिक्स फार्मूला है। ठीक है, इस फार्मूले को दिमाग में रखेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए क्या कर सकते हैं, 7 प्लस 2√10 दे रखा है, तो क्या मैं 7 को 2 प्लस 5 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। 7 को 2 प्लस 5 ऐड करेंगे 7 ही आएगा, प्लस 2√10 हो गया। अब 2 को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते, √2 का स्क्वायर, और √5 को लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर, प्लस 2√10 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5। ऊपर और नीचे वाली लाइन बिल्कुल सेम है, क्योंकि हमें पता होता है ना, देखिए कि कोई भी अगर नंबर है, अगर √2 होता है, अगर आप इसका स्क्वायर करते हो तो क्या होता है, रूट जो होता है स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है, हट जाता है, और केवल जो इसके अंदर वैल्यू होती है वो आ जाती है। मतलब √2 का जब आप स्क्वायर करोगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आ जाएगा। तो सेम इसी मैनर में हमने इसको लिख दिया। अब हम रिवर्स मैनर में चल रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं। ठीक है, 2 को क्या कर दिया मैंने, √2 का स्क्वायर, 5 को मैंने लिख दिया √5 का स्क्वायर, प्लस 2, 10 को मैंने लिख दिया 2 इंटू 5। अब इसको मैं आगे ऐसे प्रोसीड करता हूँ, √2 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर प्लस 2। अब मैं 2 इंटू 5 है, इसको अलग अलग मैं लिख लेता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर स्क्वायर रूट के अंदर दोनों नंबर मल्टीप्लाइड है तो अलग अलग भी अलग अलग अगर उनको स्क्वायर रूट में मैं लिखता हूँ तो भी नंबर सेम ही तरीके से मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब आप ध्यान से देखोगे तो क्या है, अगर मैं इसको a मानता हूँ, इसको मैं b मानता हूँ, ठीक है, तो ये क्या बन रहा है, ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर बन रहा है, ये बी स्क्वायर बन रहा है, और ये क्या बन रहा है, 2 रूट इंटू बी बन रहा है। ठीक है, इस फॉर्म में ये बन रहा है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में ये बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, और ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, अगर इस फार्मूले में अगर पुट करोगे तो क्या बनेगा, ए की वैल्यू √2, वी की वैल्यू √5 बन रही है, तभी तो ए स्क्वायर, √2 का स्क्वायर, बी स्क्वायर, √5 का स्क्वायर, प्लस 2ab, 2 इंटू √2 इंटू √5। ठीक है, इस फॉर्म में ये बन गया। तो ईजिली हम इसको क्या लिख सकते हैं, √2 प्लस √5 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका क्या हुआ, ये मतलब कहने का मतलब ये है कि 7 प्लस 2√10 जो दे रखा है वो अल्टीमेटली किसके इक्वलेंट हो रहा है, ये √2 प्लस √5 के होल स्क्वायर के इक्वल हो रहा है। अब हमें पता होता है कि अगर किसी चीज़ का स्क्वायर है और इसके ऊपर हम स्क्वायर रूट लगा देते हैं तो क्या होता है, एक बाहर आ जाता है। ये केवल क्या, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, और जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो केवल 2 हो जाएगा। ठीक है, मतलब पेयर बनते हैं और उस पेयर में से एक की जो वैल्यू होती है वही हमारी उसकी स्क्वायर रूट हो जाएगी। तो सेम इसी मैनर में अगर √2 प्लस √5 है, इसका होल स्क्वायर दे रखा है, इसका अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, √2 प्लस √5। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा स्क्वायर रूट। अब ऑप्शन में देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। ऑप्शन में हमारा ये वाला ऑप्शन दे रखा है, √2 प्लस √5। ठीक है, आप अपने आप से प्रैक्टिस करिएगा और गारंटी है इस टाइप का अगर क्वेश्चन बनेंगे ना तो इस, अदरवाइज ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा या a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, इसके अगर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं बनता है ना तो इसका मतलब आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो लेकिन काफ़ी टफ हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए ये ऐसा बनाते हैं, बस आपको दिमाग ऐसे लगाना होता है कि जो भी ये दे रखा होता है नंबर, जो भी आपको स्क्वायर रूट में या ऐसे दे रखा होता है उसको आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो किसी फार्मूले में, यही आपका वहाँ पे चेक होता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है,
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से प्रेक्षण हटाए जाते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से मापक प्रभावित होंगे। ठीक है, विच मेजर्स आर द सेंट्रल टेंडेंसी गेट अफेक्टेड इन इफ द एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस ऑन द बोथ साइड्स ऑफ डेटा अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर आर रिमूव। तो इसमें क्या है ना, ये पूछ रहा है सबसे पहले 2-3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इसमें कि माध्य क्या होता है, माध्यक क्या होता है और बहुलक क्या होता है। 3 चीज़ें यहाँ पर 3 टर्मिनोलॉजी होती हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। तो एक चीज़ तो आपको क्लियर है ना कि माध्यक 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 इसको इंग्लिश में मीडियन बोलते हैं। मीडियन ये सिग्निफाई करता है, ये तो सिंपल सी चीज़ है कि कोई भी चीज़ है अगर ये नंबर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, ठीक है, असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में या आरोही क्रम में, और डिसेंडिंग का मतलब घटते क्रम में या अवरोही क्रम में, अगर किसी भी नंबर को आप अरेंज कर देते हो तो जो भी उसका मिडिल नंबर होता है ना वो उसका मीडियन हो जाता है। ठीक है, वो आपका मीडियन हो जाता है, यहाँ पे ये मीडियन है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को आपको अगर नहीं पता ना कि माध्य क्या होता है, बहुलक क्या होता है, तो भी आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो, एलिमिनेशन के थ्रू सॉल्व कर सकते हो। एग्जाम में ना एलिमिनेट करना भी सीखिए आपका ऑप्शन को, कि अगर किसी एक गलत ऑप्शन को आपने हटा दिया तो कैसे आप सॉल्व कर सकते हो कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो आप ज़रा सोचिए कि अगर कोई ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन का मतलब नंबर है सिंपल, लेट से हमने लिख दिया 5 4 3 2 1, इस तरीके से नंबर है, ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में है। और ये ऑब्जर्वेशंस के दोनों छोरों से आप वैल्यू को हटा रहे हो, तो दोनों छोरों से अगर वैल्यू को आप हटाओगे तो आपको क्या लगता है कि मीडियन आपका चेंज होगा। 5 और 1 जब था तब भी मीडियन आपका 3 था, इन दोनों को जब आपने हटा दिया तब भी आपका मीडियन 3 था। तो ये तो क्लियर है ना कि अगर नंबर डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हैं, ठीक है, व्यवस्थित हैं उस क्रम में, तो उसका जो मीडियन होगा ना वो चेंज नहीं होगा, मीडियन चेंज नहीं होगा कभी भी। ठीक है, तो आप ये देख लो ना कि मीडियन किस किस में दे रखा है, इसमें दे रखा है माध्यक, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, और आपका माध्यक सेकेंड वाले में भी दे रखा है, फर्स्ट वाले में दे रखा है, केवल एक थर्ड वाला जो ऑप्शन है ना माध्य और बहुलक, इसमें नहीं दे रखा है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये पूछ रहा है ना कि कौन से मापक प्रभावित होते हैं, तो आपके माध्य और बहुलक मतलब मीन एंड मोड जो होंगे ना वो प्रभावित होंगे। ठीक है, मीन एंड मोड प्रभावित होंगे, क्योंकि हमने यही देखा कि अभी कि जो माध्यक होता है मीडियन वो प्रभावित नहीं होगा। तो माध्यक सारे ऑप्शन में थे, केवल थर्ड ऑप्शन को छोड़ करके, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतने सारे क्वेश्चन मैंने आपके साथ कल डिस्कस किए थे। आई होप आज क्लियर आपको पिक्चर्स दिख रही होंगी और आवाज़ भी क्लियर आ रही होगी। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, एंड डू हार्ड वर्क, राइट, एंड डू ऑल्सो डू गुड वर्क, एंड थैंक्स गाइज, थैंक्स वेरी मच, बाय।